हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के पॉलिटी के लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। जी हाँ, ये जो सेशन रहेगा हमारा पॉलिटी का होगा, जिसका मतलब और जिसमें जो टॉपिक है वो भारत की राज्य व्यवस्था। नाम से ही जैसा कि आपको विदित होगा, राज्य व्यवस्था मतलब किस प्रकार का शासनकाल है और उसके लिए क्या क्या कैसे संविधान बना, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री का कैसे होता है, उच्च न्यायालय की कार्यपालिका, ठीक है, इन सारी मतलब इस तरह की सारी जो बातें होंगी वो इसमें इंक्लूड होगी। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। या सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूँ सेंटर के बारे में। आप अवधूत नगरी सेंटर ज्वाइन करके किसी भी प्रकार की यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री और मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्लस दिए हुए रेफरल कोड का यूज करके आप फीस डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि फर्स्ट चैप्टर है लक्ष्मीकांत की बुक से। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि 1600 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग भारत में आती है व्यापार। तो वहीं से ये सारी प्रक्रिया शुरू होती है और वहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। तो चलिए इसके बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में ब्रिटिश जो है सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे और किस चीज के लिए, व्यापार करने आए थे। और जो ब्रिटिश की महारानी थी उनका नाम एलिजाबेथ, ठीक है। तो एलिजाबेथ चार्टर के द्वारा ही उन्हें भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है किस चार्टर के द्वारा, मतलब किस महारानी के चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होता है, तो आपका आंसर होगा महारानी एलिजाबेथ। और जब व्यापार करने के अधिकार से वे लोग भारत में आए तो धीरे धीरे पहले तो उन्होंने व्यापार ही किया, व्यापार के मकसद से आए थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उनके व्यापार का एरिया बढ़ता गया और फिर 1765 के अंदर उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इसी के तहत क्षेत्रीय शक्ति बनने की उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई। मतलब एक एक क्षेत्र में भाई ब्रिटिश एरिया, फिर दूसरे क्षेत्र में भी ब्रिटिश एरिया, फिर तीसरे क्षेत्र में भी ब्रिटिश, इस टाइप से क्षेत्रीय शक्ति बनने की उनकी जो प्रक्रिया थी, वो जो शुरुआत थी वो स्टार्ट हो गई थी यहाँ से। फिर धीरे धीरे जब ये सारी चीजें हुई तो देखा गया, मतलब यानी कि इनका विद्रोह होने लगा और एक सिपाही विद्रोह हुआ। और सिपाही विद्रोह एक्चुअली कारतूस को लेके होता है। उन्होंने क्या किया, उसमें मतलब गाय की जो कारतूस होते थे या जो भी बंदूक होती थी पहले उसे मुंह से, तो उसमें गाय जो मतलब यानी कि गाय के कारतूस का यूज किया जाता था। तो और गाय को कोई भी हिंदू क्या मानते हैं, अपना माता मानते हैं, धार्मिक के रूप में उन्हें पूजा जाता है। तो उसी कारण मतलब वो विद्रोह के भड़कने का कारण ही वैसे यही था, सुअर और गाय की चर्बी का यूज उसमें हुआ था। तो सुअर तो मुसलमानों के लिए हो गया और जो गाय का हो गया वो हिंदू के लिए हो गया। तो उस समय 1858 का एक विद्रोह हुआ था जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और उसी के कारण उस विद्रोह के बाद हुआ क्या, जो शासन कंपनी के हाथ में था पहले, वो शासन ब्रिटिश की महारानी के हाथ में चला गया। और ये जो शासन रहा आजादी तक रहा, मतलब 15 अगस्त 1947 तक आप कह सकते हो, ये इनका शासन कंटिन्यू चलता रहा जब तक हमारे देश को आजादी नहीं मिली। और जब हमें आजादी मिल गई तो हमें संविधान बनाने की आवश्यकता महसूस हुई और फिर उसके बाद 1946 में संविधान सभा का गठन किया और जो पूरी तरह अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को आया। तो इस टाइप से मतलब यानी कि कंपनी का शासन रहा और फिर संविधान सभा का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी का शासन या जो ब्रिटिश का मतलब शासन था उसे दो हिस्सों में बांटा गया। पहला तो एक कंपनी के शासन के रूप में और दूसरा है सम्राट के शासन के रूप में या फिर ताज, महारानी का जो मतलब ब्रिटिश का जो ताज था महारानी के हाथ में, मतलब बात वही है, ताज का शासन कह लीजिए, क्राउन का शासन जिसे कह सकते हैं, या फिर सम्राट का शासन। जो कंपनी का शासन था 1773 से लेके 1858 तक था और जो
सम्राट का शासन था 1858 से लेकर 1947 तक का था। ठीक है, इस हिसाब से ये इनका शासन कंटिन्यू रहा। तो अब हम पहला जो पढ़ेंगे वो कंपनी का शासन पढ़ेंगे। तो कंपनी का शासन हुआ कि जब कंपनी का शासन चल रहा था तो जो उसके निजी कर्मचारी थे, जो उस कंपनी के मेंबर थे, जो सदस्य थे, वो क्या करने लगे, खुद के फायदे के लिए कंपनी के चीजों को मतलब कंपनी से बाहर ले जाकर बेचने लगे। ठीक है, और वो मुनाफा जो मिलता वो फिर डायरेक्ट उस बंदे को मिलता। तो इस हिसाब से कंपनी को लॉस होने लग गया। और फिर जब इसकी रिपोर्ट इंग्लैंड में जाती है, ब्रिटिश के पास पहुंचती है, तो वहां पे देखा जाता है कंपनी क्यों घाटे में चल रही है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो कंपनी क्या करती है, एक्ट बनाना शुरू करती है। और जो एक्ट बनते हैं वो कुछ इस हिसाब से रहते हैं। जो कि पहला एक्ट उन्होंने जो बनाया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट की खासियत क्या थी, वो चीजें पहले यहाँ देखिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य था उसे नियंत्रित करने के लिए एक्ट आया भारत में। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ठीक, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया एक पहला कदम था। और इससे एक चीज और हुआ, कंपनी का जो प्रशासनिक और जो राजनीतिक कार्य थे वो दोनों को मान्यता मिल गई। मतलब कंपनी प्रशासनिक कार्य भी करेगी और राजनीतिक कार्य भी करेगी। और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और इसका सबसे मेन तो इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया, बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान देना, ये बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। और उन्हीं की सहायता के लिए, उन गवर्नर जनरल की सहायता के लिए ही एक 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया। कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। और देखिए इस अधिनियम के द्वारा एक चीज और हुआ, मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के जनरल के अधीन आ गए। पहले तो ये सारे अलग अलग थे, अपने अपने एरिया के गवर्नर थे, लेकिन अब क्या हुआ, जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो ये उसके अंडर में आ गए। और इसी अधिनियम के अंतर्गत 1774 के अंदर कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसमें 4 होते हैं टोटल, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। और फिर इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को जो निजी व्यापार करते थे, जो मैंने बताया आपको, भाई खुद कंपनी का माल बाहर ले जाकर बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है, तो इस टाइप से जो निजी व्यापार करते थे उस पर रोक लगा दिया गया। और वो रिश्वत भी लेते थे, तो उस रिश्वत लेना को भी बंद कर दिया गया। और एक चीज और, कंपनी का जो ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण था वो कंपनी की गवर्नर बॉडी के द्वारा, एक कंपनी की गवर्नर बॉडी थी जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो इससे क्या हुआ, कंपनी पर उनका शासन और मजबूत, मतलब नियंत्रण जो है वो मजबूत हो गया और ज्यादा कब्जे में आ गई। भाई कंपनी को जो कहते वो सही से करती थी, ठीक है। और जो इस गवर्नर बॉडी ने मतलब क्या किया, जो राजस्व संबंधी कार्य थे, नागरिकों से या सैन्य संबंधी जो भी मामले थे ना, उनका काम हो गया कि भाई वो सीधे वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाए। ठीक है, तो ये तो है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद जो अगला हमारा एक्ट आता है वो है 1781 का। देखिए पहला जो 1773 का जो एक्ट लाए थे ये लोग, तो उसमें कुछ कमियां रह गई। और उन कमियों को दूर करने के लिए ही एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। और उस अमेंडमेंट एक्ट को ही हम 1781 का संशोधन अधिनियम कहते हैं। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, संशोधन मतलब अमेंडमेंट, ठीक है। इसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, या इंग्लिश में सेटल्ड, ठीक है, सेटल्ड एक्ट आप कह सकते हैं। तो ये इसमें ये बात सामने आई कि जो 1773 का जो एक्ट लाया गया था उसमें जो कमियां थी उसे दूर करने के लिए इस एक्ट को बनाया। और इस एक्ट की विशेषता क्या थी, इस एक्ट की विशेषता ये थी कि जो गवर्नर जनरल थे और जो काउंसिल थे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया, ठीक है। और जो कंपनी के सेवक थे
उनके दौरान मान लो कोई कार्यवाही कर रहे हैं तो उन्हें भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर। और जो राजस्व संबंधी मामले या राजस्व वसूली वाले मामले जो थे, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उन्हें भी अलग कर दिया गया कि कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय में उनका नहीं आए। अब देखो, एक चीज और व्यवस्था की गई, जो कलकत्ता के निवासी थे ना, तो वहां पे ये व्यवस्था की गई कि हिंदू के मामले तो हिंदी देखेंगे, हिंदू के कानून के हिसाब से देखा जाएगा, और मुसलमानों के जो मामले थे वो मुसलमानों के कानून के हिसाब से देखा जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। और एक चीज और व्यवस्था की गई कि जो प्रांतीय न्यायालय थे, जो छोटे स्तर पर न्यायालय थे, उनकी जो अपील होती थी वो गवर्नर जनरल के यहाँ दायर होती थी। अब सर्वोच्च, पहले वो सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ दायर होती थी, लेकिन वहां दायर होनी ये बंद हो गई और अब गवर्नर जनरल के यहाँ दायर होगी। और फिर गवर्नर जो जनरल बने थे उन्हें प्रांतीय न्यायालय पर और काउंसिल पर इसके लिए नियम बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो विशेषता है ये आपकी 1781 के एक्ट। इसके बाद जो हमारा अगला एक्ट आता है 1784, जिसे आप पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट की विशेषता कुछ इस प्रकार है। पहला तो जो कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और जो वाणिज्यिक व्यापार वाले काम थे, दोनों को अलग अलग कर दिया। देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया शुरू में ही एक्ट से पहले कि कंपनी को परमिशन मिल गई थी कि वो राजनीतिक कार्य भी कर सकती थी और वाणिज्यिक, लेकिन दोनों कंपनी को एक साथ ही। अब यहाँ पे उन दोनों काम को अलग अलग कर दिया गया। निदेशक जो मंडल था वो तो कंपनी के व्यापारिक मामले देखता था, और जो राजनीतिक मामले थे उनके लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसे आप क्या कहते हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से। तो अब मतलब दो तरह से शासन हो गया, एक वाणिज्यिक के लिए अलग शासन हो गया, राजनीतिक के लिए अलग शासन हो गया, तो द्वैत शासन हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पे द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत। जो नियंत्रण बोर्ड था उसे ये शक्ति थी कि जो भी नागरिक से या सैन्य सरकार या राजस्व संबंधी मामले होंगे ना, उनकी जांच पड़ताल करेगा, अधीक्षण करेगा। ठीक है। और इसके बाद आता है एक 1786 का अधिनियम। 1786 में क्या हुआ, उस समय जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कार्नवालिस थे। लॉर्ड कार्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल, और जब उन्हें पद दिया गया तो उन्होंने पद ग्रहण करने से पहले तो कंडीशन रखी। उन्होंने साफ साफ कहा, भाई अगर तुम दो मेरी ये बातें मानोगे तभी मैं पद ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा। ठीक है। तो उनकी जो दो बातें थी वो क्या थी कि जो काउंसिल का निर्णय, मान लो कुछ भी दिया काउंसिल ने, ठीक है, तो वो चाहे तो उसे निरस्त कर दे, मतलब नकार दे, बिल्कुल मना कर दे। ठीक है। मतलब कैंसिल कर दे या फिर ना माने, मतलब कैंसिल ना करे लेकिन कह दे मैं तो नहीं मानूंगा, ये अधिकार होने चाहिए था। और एक सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी होने चाहिए था। तो फिर हुआ क्या, जो इनकी शर्त थी ना वो 1786 के कानून के प्रावधान के रूप में जोड़ दिया गया। ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा जो एक्ट था 1786 का भी यहाँ पे फिनिश होता है। अगला जो एक्ट आता है 1793 चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ, जो लॉर्ड कार्नवालिस ने दो शर्तें जो मनवाई थी ना, उन शर्तों को क्या कर दिया, मतलब यानी कि जो उसके निर्णय थे उन निर्णयों को क्या कर दिया आगे के, भाई जो भी गवर्नर जनरल होंगे या जो प्रेसिडेंसिया होगी वो उन सब पे लागू होगा वो चीज। ठीक है। और गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के ऊपर और अधिक शक्ति दे दी। ठीक है, पहले तो शक्ति थी ही लेकिन कम थी, लेकिन अब और अधिकार दे दिया। और एक चीज और हुआ इस अधिनियम के, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें क्या हुआ, जो भारत पर व्यापार करने का जो एक अधिकार था वो 20 साल तक बढ़ा दिया कि मैं 20 साल तक ब्रिटिश जो है भारत पर व्यापार कर सकती है। और फिर जो कमांडर इन चीफ का जो पद था गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने वाली, उसे भी खत्म कर दिया। उसके मतलब कह दिए जरूरी नहीं है कि इसका पद। और एक व्यवस्था कर दी गई कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे और जो उनके कर्मचारी थे, जो भी उनकी सैलरी वैलरी मिलने की जो बात होती थी, वो कहा जाता था कि उनका जो भुगतान होगा वो भारतीय राजस्व से ही किया जाएगा। मतलब ब्रिटिश के यहाँ से अब कुछ नहीं आएगा, भाई हमारे ही खाएंगे, हमारे ही लेंगे और हमारे ही खाएंगे और हमसे ही काम करवाएंगे, और हमसे जो पैसे जो सैलरी वैल्यू उन्हें मिलेगी वो भी हमारे ही खजाने से मिलेगी। तो ये व्यवस्था की गई। फिर इसके बाद आता है 1813 का चार्टर कानून। इस कानून में क्या होता है, जो कंपनी का जो व्यापार का एक अधिकार था वो समाप्त कर दिया।
ठीक है, मतलब यानी कि यहाँ पे समाप्त करने का मतलब ये नहीं कि ब्रिटिश का एक अधिकार यहाँ पे व्यापार करना नहीं, बल्कि ये मतलब है कि जो व्यापार था उन्होंने सभी ब्रिटिश वासियों के लिए खोल दिया कि आओ भाई भारत में व्यापार करो कोई। लेकिन एक चीज है, चाय और चीन के साथ इनका खुद का एक अधिकार कि भाई ये वो ही करेंगे। ये जो एक अधिकार था वो उनका जो का त्यों रहा। और इन्होंने छूट भी दे दी कि जो ईसाई मिशनरी है, जो ईसाई मिशनरी के जो लोग हैं, ठीक है, वो आए भाई भारत में आकर लोगों को चाहे तो ईसाई बनाए, ठीक है, या उन्हें प्रबुद्ध करे, ये चीजों की अनुमति भी दे दी। और उन्होंने पश्चिमी जो शिक्षा है उसके प्रचार प्रसार पे भी जोर दे दिया। और जो वहां के स्थानीय लोग थे उन पर कर लगा दिया स्थानीय सरकार द्वारा, ठीक है। और एक चीज और कह दी है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन एक चीज और, अगर मान लीजिए वो कर नहीं देते तो उन्हें सजा का प्रावधान भी कर दिया कि भाई तुम्हें सजा मिलेगी, ऐसा प्रावधान भी उन्होंने बना दिया, ठीक है। इसके बाद इस चार्टर कानून के बाद जो अगला एक्ट आता है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। और इस अधिनियम में क्या होता है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल जो बने थे अब उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ना, वो हमारे भारत के पहले मतलब प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए बंगाल का नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे भारत की बात हो रही है, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए जो मद्रास और बंबई के गवर्नर जो थे उनको विधायिका संबंधी शक्ति जो मिली थी विधायिका वाली, वो उनसे छीन ली गई। और जो भारत के गवर्नर जनरल थे ना, उन्हें विधायिका वाली असीमित शक्तियां दे दी कि भाई तुम करो अब कुछ भी कानून वानून बनाओ, ठीक है। और जो पहले जो कानून थे उसे तो नियामक कहते थे, अब इसके बाद जो नए कानून बने उसे एक्ट कहा जाने लगा। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी व्यापारिक निकाय के रूप में जो काम कर रही थी ना, मतलब व्यापार के रूप में उसका नाम जाना जाए, तो उससे रिलेटेड जो भी उसकी गतिविधि थी वो सबको समाप्त कर दिया। और सिविल सर्विस के लिए, सिविल सेवकों के लिए इसमें सोच मतलब खुली प्रतियोगिता के पेपर वेपर कराने का अरेंजमेंट का इसमें प्रयास किया गया। हुआ नहीं शुरू, लेकिन बस प्रयास किया गया। और एक चीज की व्यवस्था ये की गई कि कंपनी में मतलब कोई भी भारतीय किसी भी पद पर, कार्यालय में या किसी भी रोजगार में हिस्सा ले सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसे बाद में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1853 का, जो कि कंपनी के शासन का लास्ट एक्ट था, बिल्कुल एंड का एक्ट था, तो इसमें क्या हुआ आइए वो देखते हैं। इस एक्ट में पहली बार जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधायी को अलग और प्रशासनिक को, दोनों के काम को अलग अलग कर दिया। और जो परिषद था उसमें जो 6 नए पार्षद और जोड़ लिए गए और फिर इसे विधान पार्षद कहा जाने लगा। और इस हिसाब से कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। और जो ये विधान परिषद है इसने एक छोटी संसद का काम किया, ठीक है, जैसा कि दूसरे देशों में था। और जो प्रयास पिछले एक्ट में किया गया था कि सिविल सेवकों की भर्ती चालू हो जाए, जो कि असफल हो गया था, उसे फिर से इसमें चालू कर दिया गया। अब की बार स्टार्ट हो गई वो प्रक्रिया, और किसके द्वारा, मैकाले समिति के द्वारा। कब हुई थी, 1854 में जिसकी नियुक्ति हुई थी मैकाले समिति की। अब पहली बार हुआ क्या, जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद थे उसमें स्थायी प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। और जो बंगाल के गवर्नर जनरल, सॉरी, जो भारत के गवर्नर जनरल की जो परिषद बनी थी जिसमें 6 नए जो सदस्य जोड़े गए थे, उसमें से जो 4 का चुनाव हुआ था, जो 4 इलेक्ट हुए थे वो बंगाल के द्वारा, मद्रास के द्वारा, बंबई और आगरा की जो वहां की जो स्थानीय सरकार थी, प्रांतीय लोकल वाली, उनके द्वारा वो इलेक्ट किए गए थे। तो इस हिसाब से जो पहला पोर्शन था हमारा कंपनी के शासन वाला, एक मिनट,
जो पहला पोर्शन था हमारा कंपनी के शासनकाल का, जो कि आपका 1773 से लेके 1858 तक का था। तो ये जो शासनकाल है ब्रिटिश का, वो हमारे यहाँ पे खत्म होता है। और इस मतलब आज का जो सेशन है वो यहीं तक था, लेकिन सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूं जो हमने पढ़े हैं, जो इनमें से बन सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, बस एग्जाम्पल के लिए। बाकी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं, उनका आंसर देना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और इस लेक्चर की भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको जहां से। तो जो क्वेश्चन है वो देखिए वो क्या है, क्या बन सकते हैं। सिर्फ मैंने फर्स्ट पैराग्राफ से ही क्वेश्चन बना के आपको शो किए, जो कि हमारा ये फर्स्ट लेके 8 तक जो पॉइंट आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, उन पॉइंट्स के द्वारा यहां से लेके जो यहाँ तक, बस इतने का ही मैंने आपको क्वेश्चन वहां पे बना के दिखाया एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ, और वो क्वेश्चंस जो पढ़ा है आपने उसी बेसिस पे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है केवल। अब देखिए, किस महारानी के द्वारा प्रथम चार्टर द्वारा ब्रिटिश को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ? याद करिए, ये चीज मैंने पढ़ते समय कहा था कि याद रखना आप लोग। ठीक है, वो कौन सी महारानी थी? एलिजाबेथ, विक्टोरिया, एनी या कोई भी नहीं? आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ब्रिटिश को किन राज्यों की दीवानी प्राप्त हुई? ये भी आपको पढ़ाया था, याद हो आपको? तो 3 राज्य थे वे, क्या वो तीनों राज्य यही थे? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, या टेलीग्राम के चैनल से जुड़कर वहां भी आप इनका जवाब दे सकते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में, 1858 में, 1765 में, या फिर कोई भी नहीं? अगला, ब्रिटिश ने राजस्व और दीवानी न्याय के जो अधिकार प्राप्त किए थे वो कब किए थे? देखिए, ये सारे क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो अभी आपको पढ़ाए गए हैं, जो आपको अभी रिवाइज करवाए गए। तो इन क्वेश्चंस को अगर मतलब जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपको लेक्चर में बताया जा रहा है, अगर आप वो चीज एक एक चीज ध्यान से सुने, ठीक है, अगर उन्हें आप अपने माइंड में सेट कर ले, तो ये क्वेश्चंस करना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। और इस टाइप का आपका हर टॉपिक कवर होगा और उनके क्वेश्चंस भी होंगे, और आप उन्हें अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी पॉलिटी जो है वो आपकी आराम से इजी हो जाएगी, और जितने भी क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में आपकी आने होंगे, उन क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपनी रैंक बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन था अपना यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आज का सेशन अच्छा लगा, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें, ताकि आपको नई और लेटेस्ट वीडियो समय पर मिलती रहे। जय हिंद।